हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स बी स्मार्टियर्स। तो आज हम सिविक्स का चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का। ये चैप्टर हम आज वन शॉट में कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे और जैसे कि आपके जो एग्जाम्स है वो पास आ रहे हैं, तो हम तकरीबन सभी चैप्टर्स को वन शॉट में करने की ट्राई करेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? जो हमारी ये इंस्टीट्यूशंस या फिर जो डेमोक्रेसी में हमारे लिए काम करती है, नॉर्मल जनता के लिए काम करती है, उनको हम पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। अगर हम लोकल एरिया में जाएंगे तो उनको डेमोक्रेसी का मीनिंग नहीं पता हो, लेकिन उन्हें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता होगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी के बारे में, आप के बारे में, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में उन्हें पता होगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ग्रुप होती है, लोगों का एक ऐसा ग्रुप होती है जो कि इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं, और अगर वो इलेक्शंस में जीत जाए तो वो गवर्नमेंट में कुछ पावर को होल्ड कर लेते हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टी पीपल का ग्रुप होती है जो कि इलेक्शंस को एक साथ कंटेस्ट करती है। अगर इतना भी लिखोगे तो चल जाएगा, और अगर पूरा लिख दिया देन 1 मार्क्स में ये डेफिनेशन आ सकती है। तो क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सोसाइटी के लिए अच्छा काम करने के लिए कुछ पॉइंट्स पे, कुछ प्रोग्राम्स पे एग्री करती है, ताकि उनका भी थोड़ा सा अच्छा हो सके और सोसाइटी के लिए भी थोड़ा सा बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो सके। वो ये जब इलेक्शंस का टाइम आता है तो वो रैलीज निकालते हैं और काम करते हैं, ताकि वो लोगों को परसुएड कर सके कि हमारी पार्टी अच्छी है, हमारी पॉलिसीज अच्छी है दूसरी पार्टी की पॉलिसीज से। और अगर लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या फिर परसुएड हो जाते हैं तो फिर लोग उनको ही वोट देते हैं और वो इलेक्शंस में विन कर लेते हैं। और जब वो इलेक्शंस को जीत जाते हैं तो वो इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी मीन्स जनता के लिए भी ये पार्टी होती है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक सोसाइटी का पार्ट है, और इसमें है ना कहीं पार्टीजनशिप भी आ जाती है। और अब पार्टीजनशिप क्या होती है? पार्टीजनशिप क्या होती है कि भाई एक ही की साइड लेना, मतलब सहारा झुकावे एक ही की साइड हो के एक ही की साइड लेना, और दूसरी पार्टी को तो कुछ देखना ही नहीं। ऐसे लोग हो जाते हैं कि हम तो सिर्फ जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, जो आपके सपोर्टर्स हैं वो सिर्फ आपको सपोर्ट करेंगे। तो इनको बोलते हैं पार्टीजन। मतलब वो एक पार्टी के लिए स्ट्रोंगली कमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है पार्टीजन और पार्टीजनशिप। तो सोसाइटी है तो कहीं ना कहीं पार्टीजनशिप भी आ जाती है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं: लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोवर्स। सबसे पहले लीडर्स। तो लीडर्स क्या होते हैं? लीडर्स हमें, जैसे कि हमें पता लग रहा है, लीडर जो पार्टी को लीड करता है, मतलब वो टॉप मेंबर्स होते हैं पार्टी के, जो पॉलिसीज को फॉर्म करेंगे और प्रोग्राम्स को फॉर्म करेंगे, और जो इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए जो कैंडिडेट होते हैं उनको भी चूज करते हैं। मतलब लीडर वो मेंबर्स होते हैं जो एक पार्टी को लीड करते हैं। अगर कुछ याद ना आए तो एक्टिव मेंबर्स वो पार्टी के ही अंदर कुछ छोटे छोटे अलग अलग मेंबर्स होते हैं जो कि पार्टी की एक्टिविटीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। फॉलोवर्स क्या होते हैं? फॉलोवर्स आप जनता जो कि उन पार्टीज को फॉलो करते हैं और इलेक्शंस के टाइम पे उन पार्टीज के फेवर में वोट डाल के उनको इलेक्शंस जितवाते हैं, वो होते हैं फॉलोवर्स। तो लीडर लीड करने वाले, एक्टिव मेंबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, और फॉलोवर्स जो कि पार्टी की आइडियोलॉजी में बिलीव करे या फिर उनको इलेक्शंस के टाइम पे जितवाए। अब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो अब हम उन फंक्शंस को लाइन एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा, जो पार्टीज है वो इलेक्शंस को कंटेस्ट करती है। मतलब अब जो पार्टीज है, हमारे इंडिया में भी लोकसभा इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में। तो इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वोट करती है अपने कैंडिडेट्स को
अलग अलग जगह पे अलग अलग कैंडिडेट्स को रख के। तो अब ये जो कैंडिडेट्स है ये कैसे होते हैं, डिसाइड होते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा कैंडिडेट होगा। तो है ना, इसमें अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह से होता है। जैसे कि यूएसए में जो मेंबर्स या फिर जो सपोर्टर्स होते हैं पार्टी के, वो इलेक्ट करते हैं कि ये कैंडिडेट होगा। लेकिन हमारे इंडिया में जो है, वहाँ पे जो पार्टी के टॉप मेंबर्स होते हैं वो चूज करते हैं कि कैंडिडेट्स कौन से होंगे इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए। तो फर्स्ट है, पार्टीज जो है वो इलेक्शंस को कंटेस्ट करती है। सेकंड, जो पार्टीज है वो अलग अलग पॉलिसीज अलग अलग प्रोग्राम्स को फॉरवर्ड पुट करती है, मतलब अलग अलग पॉलिसीज अपनाती है, अलग अलग प्रोग्राम अपनाती है, ताकि सोसाइटी के लिए एक अच्छा मतलब रोल प्ले कर सके। अब जो पार्टीज हैं वो अपने एक कंट्री के लिए अलग अलग लॉ बनाने में भी एक डिसिसिव रोल प्ले करती है। मतलब अब एक लॉ बनेगा तो वो लोकसभा में राज्यसभा में पहले पास होता है, हमें पता है, तो वो एक अच्छी तरह से पास होता है। अब जो पार्टी है वो फॉर्म होती है और गवर्नमेंट को रन करती है। मतलब जो पार्टीज, जो अलग अलग पार्टीज हमारे कॉन्टेस्ट करती है इलेक्शंस, और जो पार्टी जीतती है फिर वो हमारी गवर्नमेंट बना लेती है और बहुत सारे डिसीजंस लेती है। वो लीडर्स को ट्रेन करती है, फिर उनको मिनिस्टर्स एमएलए ये बना देती है। अब जो पार्टीज है वो अपोजिशन का भी रोल अच्छे से प्ले करती है। जो पार्टी इलेक्शन में हार जाती है वो हमारी अपोजिशन पार्टी हो जाती है। तो जब गवर्नमेंट का कुछ फेलियर हो जाता है या फिर गवर्नमेंट गलत पॉलिसीज बना देती है या फिर उन अपोजिशन को के अलग व्यूज होते हैं, तो वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं अपनी गलत पॉलिसीज के लिए, और वो जो अपने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है उनको भी आगे लेके आते हैं। तो अपोजिशन से क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि अगर हम ढंग से काम नहीं करेंगे तो अपोजिशन हमें क्रिटिसाइज कर देगी, और जो लोग हैं उनकी जो लोगों की नजरों में हमारी जो वैल्यू है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और वो हमें फिर अगले इलेक्शंस में क्या पता वोट ना दे। अगर अपोजिशन ही नहीं होगा तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी कर सकती है। अब फिर नेक्स्ट है, पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। जो पार्टीज है वो अलग अलग इश्यूज को रेज करती है, उनको हाईलाइट करती है। कुछ टाइम पे तो वो मूवमेंट्स भी चलाती है, इससे लोगों को भी कुछ ना कुछ फायदा होता है। अब जो पार्टीज है वो कुछ वेलफेयर स्कीम्स चलाती है, गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स को चलाती है, या फिर लोगों को मशीनरी प्रोवाइड करती है, जैसे कि जब बाढ़ वगैरह आ जाती है तो वो उन्हें एड्स प्रोवाइड करती है। तो ऐसे गवर्नमेंट पार्टीज जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को भी हेल्प करती है। तो ये थे हमारे पार्टीज के फंक्शंस, तो ये हमारे पार्टीज के 7 फंक्शंस थे। इसमें से कोई 5 नंबर के में आए तो 5 या 6 कॉमन है। अब है हमारी की पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है। अब देखो, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो हर एक कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वैसे तो वो जीतेगा ही नहीं। एक जगह का एक कैंडिडेट, एक जगह का एक कैंडिडेट, सिर्फ एक कैंडिडेट। तो अगर वो जीत भी गया तो उसे सिर्फ अपनी एरिया के बारे में पता होगा कि उसके एरिया में किसको क्या प्रॉब्लम है। उसको पूरे कंट्री के बेसिस पे ये नहीं पता होगा कि किसको क्या प्रॉब्लम है। तो इससे वो क्या होगा, अगर पॉलिटिकल पार्टी होंगी तो एक जगह से एक कैंडिडेट, एक जगह से एक कैंडिडेट, फिर एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है। तो ऐसे क्या होगा, हर एक कैंडिडेट को अपने एरिया वाइज प्रॉब्लम पता होगी, जिससे पूरी कंट्री का सोल्यूशन या फिर पूरी कंट्री को रन करने में हेल्प मिल सकती है। तो इसलिए हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका एग्जिस्टेंस जरूरी है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में हर एक पर्सन फ्री है अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के लिए। अब हमारी ज्यादा से इलेक्शन कमीशन के साथ 750 से भी ज्यादा पार्टीज जो है वो रजिस्टर्ड है। अब हमारी जो है ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिस्टम होना चाहिए किस कंट्री में। तो हमारे 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम मीन्स एक ही पार्टी पूरी कंट्री को और पूरे गवर्नमेंट को रन करती है, उसको हम बोलते हैं 1 पार्टी सिस्टम। जैसे कि हमारा चाइना में हमें पता है कम्युनिस्ट पार्टी, जो भी पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहती है उसको पहले कम्युनिस्ट पार्टी से
मंजूरी लेनी पड़ती है। तो चाइना में हमारी वन पार्टी सिस्टम है। नेक्स्ट है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि जो पावर है ना वो दो ही पार्टीज के आसपास मतलब बिटवीन में चेंज होती रहती है। और पार्टीज होती है वो इलेक्शन भी कंटेस्ट करती है लेकिन वो कभी जीत नहीं पाती, इसलिए जो पावर है वो सिर्फ दो ही पार्टीज के बीच में रहती है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है यूके और यूएसए। फिर है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होती है, मोर देन टू पार्टीज जो है वो इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करती है और वो या तो वो सिंगल हैंडेडली या फिर वो किसी और पार्टी के साथ में अलायंस में वो जीत जाती है और फिर रूल करती है कंट्री को। एग्जाम्पल है इंडिया और फ्रांस। अब हमारी कोलिएशन गवर्नमेंट और अलायंस में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होती है कि जब कोई पार्टी सिंगली ना जीत पाए तब दो या दो से ज्यादा पार्टीज एक साथ आ जाती है। अलायंस में क्या होता है, अलायंस में पहले जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो जो दूसरी जो एक और पार्टी है या फिर कोई दो से ज्यादा पार्टीज है उनके साथ हाथ मिला लेती है ताकि वो इलेक्शन जीत सके। कोलिएशन गवर्नमेंट तो होती है इलेक्शंस के बाद, इलेक्शंस के बाद, और जो अलायंस होता है वो होता है इलेक्शंस से पहले, बिफोर, और ये होता है इलेक्शंस के बाद। इसका अलायंस का मेन मोटिव ही होता है इलेक्शंस को जीतना। और जो कोलिएशन गवर्नमेंट है इससे क्या होगा, इससे होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो है कोऑपरेट करके उसको कंट्री को रन करती है। हमारे अलायंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और लेफ्ट फ्रंट। तो ये हमारे कुछ अलायंस के एग्जांपल्स हैं। अब हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिस्टम, कौन सी पार्टी, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, कोई सिस्टम बुरा नहीं है। और वो हमारी है ना पार्टीज की जो हमारी कंट्री है उसकी सोसाइटी पे के नेचर पे डिपेंड करता है। वो लंबे समय के एक इवोल्यूशन के बाद वो हमें पता लगता है कि कौन सी पार्टी सिस्टम यहाँ पे आना चाहिए। कि उस कंट्री में पॉलिटिक्स की हिस्ट्री क्या है, उसकी सोशल और रीजनल या डिफरेंट जियोग्राफिकल उसमें डाइवर्सिटी क्या है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की हमारी जो सोशल डाइवर्सिटी है या फिर जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है। और इतनी बड़ी सिस्टम में ना तो वन पार्टी सिस्टम चल सकता है, इतनी बड़ी कंट्री में ना तो वन पार्टी सिस्टम चलेगा ना टू पार्टी सिस्टम चलेगा। इसमें एक इन सिचुएशंस में कोई और सिस्टम तो आइडियल है ही नहीं, इसलिए हमारी जो इंडिया है उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है। हम अभी भी बात करें तो हमारी कोई सिंगल हैंडेडली पार्टी इसको इलेक्शंस को नहीं जीतती है। अब हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो दो टाइप्स की होती है, एक तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। जो पूरी कंट्री पे, एक पूरी फेडरल यूनिट्स पे दो रन करती है उसको हम बोलते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, और जो स्टेट्स में रन करती है उसको हम बोलते हैं स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। उससे पहले हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन क्या होता है। इलेक्शन कमीशन एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी होती है जो इलेक्शंस को होल्ड करवाती है इंडिया में। गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पे इलेक्शंस को होल्ड करवाने का काम होता है इलेक्शन कमीशन का। ये जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो इस इलेक्शन कमीशन को लागू करती है या फिर लागू करती है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनका कोई वो नहीं होता कि वो गवर्नमेंट को मेन रीजन दे। तो ये एक इसलिए ऑटोनोमस बॉडी होती है। हर एक पार्टी को इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर होना पड़ता है और जो कमीशन है वो सभी पार्टीज को इक्वली ट्रीट करता है। लेकिन जो हमारी इस्टेब्लिश्ड पार्टीज होती है उनको ये कुछ स्पेशल फैसिलिटीज देता है। इनको हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी बोलते हैं। इन पार्टीज का अपना एक यूनिक सिंबल होता है।
अब हमारी नेशनल पार्टीज क्या होती है? नेशनल पार्टीज वो पार्टी होती है जो कि लोकसभा के 6% वोट्स लेता है या फिर 4 स्टेट में इलेक्शंस जीतते और लोकसभा में उसकी 4 सीट्स हो ही, मतलब या तो 6% वोट्स लोकसभा इलेक्शंस में या फिर वो 4 स्टेट्स में इलेक्शंस जीते या फिर उसके साथ साथ उसके लोकसभा में 4 सीट्स हो, वो पार्टी हमारी होगी नेशनल पार्टी। अब हम कुछ मेजर नेशनल पार्टीज के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। इंडियन नेशनल कांग्रेस हमें पता है हमारी बहुत पुरानी पार्टी है। ये 1885 में हमारी फाउंड हुई थी और इस पार्टी ने हमारी जो इंडियन पॉलिटिकल से, जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तब इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस पार्टी ने बहुत सारे स्प्लिट्स देखे हैं, मतलब पहले ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पार्टी थी, फिर इसमें से जो है पार्टीज निकलती गई, इसमें से इसके लोग निकलते गए, उन्होंने अपनी अलग पार्टीज फॉर्म कर ली, तो इसलिए इस पार्टी ने बहुत सारे स्प्लिट्स देखे हैं। जब जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप में इस पार्टी ने एक अलग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया दिखाया, मतलब बनाया है एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंडिया। ये 1977 तक सेंटर में एक रूलिंग पार्टी थी और पहले तो हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो 1947 से 1977 तक और फिर 1980 से 1989 तक, मतलब 2 बार ये इसका दौर आया था हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 1989 के बाद इसका सपोर्ट थोड़ा डिक्लाइन हो गया था। ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है और ये अपनी आइडियोलॉजी में बिलीव करती है, मतलब इसकी जो आइडियोलॉजी है वो होती है कि वीकर सेक्शंस और जो हमारी माइनॉरिटीज है, SC ST OBC है जो है हमारे, उनके वेलफेयर के लिए ये काम करती है। फिर है हमारी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मतलब BJP जो हमारी रूलिंग पार्टी है, वो जो है 1980 में फॉर्म हुई थी और जब इसका नाम भारतीय जनसंघ था, पहले जो भारतीय जनता पार्टी है उसका नाम था भारतीय जनसंघ, ये 1980 में फॉर्म हुई थी। इसका मेन जो एलिमेंट है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, वो है हिंदुत्व। ये हमारे हिंदुत्व में बिलीव करती है और है ना, ये पहले क्या चाहती थी, ये है ना कश्मीर का इंडिया के साथ पूरा टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहती थी। ये सभी जो इंडिया में जितने भी लोग हैं सभी के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहती है कि रिलीजन के रिस्पेक्टिव या फिर जो हमारी रिलीजियस कन्वर्सेशंस होती है, रिलीजियस डिबेट्स होती है, रिलीजन के नाम पे जो हमारे दंगे फसाद होते हैं उनके बेसिस वो सब ना हो और पूरी कंट्री का एक ही सिविल कोड हो, ये चाहती है हमारी BJP। और इसी के लिए जो हमारा भी मोदी जी ने कश्मीर में वो हटा दिया है, धाराएं हटा दी, अब हमारी कंट्री का एक ही सिविल कोड है। ये 1998 में NDA के लीडर में, मतलब जो हमारा अलायंस है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके लीडर उसको लीड करते हुए ये पावर में आया था 1998 में BJP। नेक्स्ट है हमारी BSP मतलब बहुजन समाज पार्टी। ये कांसीराम की लीडरशिप में 1984 में फॉर्म हुई थी। ये सभी बहुजन समाज या फिर जो दलित है, आदिवासी है, OBCs है, SC ST या फिर जो और माइनॉरिटीज है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये उन जो हमारे जो ये ओप्रेस्ड पीपल है, माइनॉरिटीज वाले पीपल है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए ये पार्टी स्टैंड होती है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में पाई जाती है ज़्यादातर। और इसकी जो इंस्पिरेशंस जो है वो है जैसे कि हमारे जो पेरियर रामास्वामी नायकर थे या फिर जो अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, महात्मा फुले, साहू महाराज, इन सब के लिए, और ये दलित्स के जो वेलफेयर है उसके लिए काम करती है। नेक्स्ट हमारी ऑल इंडिया
तृणमूल कांग्रेस हमारी जो ममता बनर्जी जी की लीडरशिप के अंडर जो हमारी जो पार्टी लॉन्च हुई थी उसका नेम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये हमारी 1 जनवरी 1998 में लॉन्च हुई थी। ये नेशनल पार्टी 2016 में बनी। इसका जो पार्टी का सिंबल है वो है फ्लावर और ग्रास। ये हमारे दिख रहे हैं फ्लावर और ग्रास। ये सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म को कमिटेड है। ये वेस्ट बंगाल में ज्यादा पावर में है और ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी मिल जाती है ये पार्टी। नेक्स्ट है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 1925 में फॉर्म हुई थी। ये मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। ये जो हमारी कम्युनलिज्म है उसको अपोज करती है और ये हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करती है और जो हमारे वर्किंग क्लास है, फार्मर्स है और जो पुअर पीपल है उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। ये 1964 में वीक पड़ गई थी जब इसमें एक स्प्लिट आया था हमारी CPI-M करके। मतलब पहले तो थी ये CPI, 1964 में स्प्लिट आ गया और हमारी एक इसमें से अलग हो गई एक पार्टी जिसका नाम बना CPI-M। ये केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिल जाती है। नेक्स्ट है ये हमारी जो CPI-M बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये हमारी मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म में बिलीव करती है। ये सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है और इंपीरियलिज्म को अपोज करती है। ये हमारे की भाई ये वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में मिलती है और ये 1964 में फाउंड हुई थी। हमारी अब लास्ट पॉलिटिकल पार्टी बचती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि है NCP। ये हमारी जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसमें से स्प्लिट हुई थी 1999 में। ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। ये गांधी के उसमें मानती है, जो हमारे गांधीयन जो सेक्युलरिज्म थे, इक्वालिटी में मानती है, सोशल जस्टिस में मानती है, फेडरलिज्म में भी मानती है और ये कि भाई ये चाहती है कि गवर्नमेंट में हाई ऑफिसेस बने। और ये महाराष्ट्र में एक मेजर पार्टी है और मेघालय, मणिपुर और असम में भी ये मिल जाती है और इसका जो हमारा सिंबल है वो है घड़ी का। अब हमारी स्टेट पार्टी क्या होती है? हमने नेशनल पार्टीज देखा जो कि हमारी लोकसभा इलेक्शंस में 6% वोट हासिल करे। ये होता है कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें 6% वोट्स और इसके साथ साथ वो हमारी कम से कम 2 सीट्स लोकसभा इलेक्शंस में हासिल करे तो वो एक स्टेट पार्टी बन जाती है। अब हमारी बहुत सारी स्टेट पार्टीज है तो आपकी बुक में एक ऐसा मैप दे रखा होगा रीजनल पार्टीज इन इंडिया। तो इस मैप को आप रीड करते हुए आप देख सकते हैं, आपके क्वेश्चन 1 मार्क में या फिर मैप के थ्रू आ सकता है। जैसे कि ये पार्टीज है हमारी जम्मू कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स, जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। फिर उत्तराखंड की है उत्तराखंड क्रांति दल और शिरोमणि अकाली दल, इंडियन नेशनल लोक दल। हरियाणा की है, पंजाब में है ये शिरोमणि अकाली दल, तो एड्स देखते होंगे। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय लोक दल और फिर ये बिहार की जनता दल, लोक जनशांति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। तो ये बहुत सारी पार्टीज है तो इनको आप रीड कर लेना। और अगर इसमें से कुछ समझ में ना आए कौन सी पार्टी, अगर इसकी कुछ डिटेल वीडियो चाहिए हो देन डू कमेंट्स। अब हमारी जो हमारी पार्टीज है, स्टेट पार्टीज है, इनको हम रीजनल पार्टी भी बोलते हैं।
और क्या हुआ है 1996 से पहले है ना, मतलब तकरीबन दबदबा जो है वो नेशनल पार्टीज का रहता था। तो 1996 के बाद कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाती थी एक पार्टी को। तो जो हमारी नेशनल पार्टीज हैं वो स्टेट पार्टीज के साथ अलायंस में, कोलिएशन में आना स्टार्ट हो गई थी। तो इससे उनको एक अपना अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अब उन पे इतना दबदबा नहीं रहता, अब उनकी भी अपना एक स्टैंड होता है। अब हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में, मतलब इतनी सारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज देखी, अब हमें पता है पीपल को पार्टी से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन है। और उनको बहुत लोगों को पार्टीज की को बहुत सारे चैलेंजेस है पार्टीज के लिए, कि ताकि डेमोक्रेसी में वो एक अच्छा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बन के साबित हो सके। इसलिए पार्टीज को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, उनको ओवरकम करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं वो चैलेंजेस क्या है। पहला तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज, मतलब जो पार्टीज है ना उनके अंदर ही डेमोक्रेसी की कमी है। तो बाहर तो वो क्या करेंगे, तो जो है ना कुछ लीडर्स पार्टीज के टॉप पे होते हैं, तो उनके जो वो मतलब मीटिंग्स नहीं ऑर्गेनाइज करते, मेंबरशिप रजिस्टर नहीं होते, इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते, और जो ऑर्डिनरी जो मेंबर होते हैं पार्टी के उनको तो कुछ इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं चलती। जो बड़े बड़े टॉप के मेंबर्स होते हैं उनके बीच में ही सारी वो बातचीत चलती रहती है। तो वो लीडर्स जो टॉप मेंबर्स होते हैं वो पार्टी के नेम पे बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हैं, और जो ऑर्डिनरी मेंबर है उनको तो किसी चीज का पता ही नहीं लगता कि पार्टी में हो क्या रहा है। तो इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होती है। नेक्स्ट है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब टॉप के जो मेंबर्स होते हैं उनके जो परिवार वाले होते हैं उनको ही ज्यादातर वो टिकट देते हैं वोट के लिए। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा बुरा है, ताकि क्योंकि अगर उनके लोगों को, अगर बाई चांस उनकी फैमिली मेंबर्स को पार्टी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं होगी, तो इससे हमारी जो कंट्री है उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन सेकंड मेजर सेटबैक है या फिर चैलेंज है। नेक्स्ट है मनी एंड मसल पावर। कुछ पार्टीज ऐसे मतलब कैंडिडेट्स को वोट दे देती है या फिर टिकट दे देती है, वोट नहीं टिकट दे देती है, उनको नॉमिनेट कर देती है, जिनके पास या तो पैसा बहुत होता है या उनके पास मसल पावर, या तो उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है या फिर उनके पास पैसा इतना ज्यादा होता है कि वो लोगों को बहुत ज्यादा पैसा देके इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, या फिर क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है पार्टीज ताकि वो इलेक्शंस को जीत सके। क्रिमिनल मसल पावर। नेक्स्ट है मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। मतलब हाँ, मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स मतलब देखो, अगर है ना, अगर भाई मीनिंगफुल चॉइस मिले कि लोग अच्छे से चॉइस कर पाए, तो पार्टीज के अपना एक अलग कुछ डिफरेंट चीजें होनी चाहिए। अब देखो जैसे कि हमारी हमारी इंडिया की बात करें तो तकरीबन पार्टीज की हमारी क्या है कि माइनॉरिटीज को सपोर्ट करती है, वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो अगर एक मीनिंगफुल चॉइस मिले वोटर्स को, तो वोटर्स के पास अलग अलग एक व्यू होना चाहिए कि भाई अपनी अपनी एक पार्टी की अलग एक कुछ वी कैन से कि अब उनका अलग ओपिनियन हो, उनका अलग इंटरेस्ट हो। एक जैसा इंटरेस्ट, एक जैसे ऑप्शंस ना मिले, लोगों को अलग अलग ऑप्शंस मिले, तो ये एक प्रॉब्लम मिलती है पॉलिटिकल पार्टीज में। ये भी एक चैलेंज है। अब इन चैलेंजेस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, कि इन पार्टीज को हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। तो एक फर्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया था, ताकि जो एमएलएज और जो एमपीज हैं, एमएलएज एमपीज क्या करते हैं कि भाई बहुत सारे पार्टीज जो है कैश रिवार्ड्स के लिए या फिर मिनिस्टर्स बनने के लिए वो डिफेक्शन कर लेते हैं। डिफेक्शन मतलब जब एक पार्टी, एक पर्सन डिफरेंट अलग, मतलब एक पार्टी जीत गई तो वो है ना अपनी पार्टी को चेंज करता रहता है, इसको हम सिंपली बोलते हैं डिफेक्शन। जब एक इंसान एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिफेक्शन। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लो
पास किया था। इसमें क्या होता है कि भाई अगर कोई एमएलए या फिर एमपी पार्टी को चेंज करता है तो वो अपनी सीट को गवा देगा लेजिस्लेचर में, मतलब लेजिस्लेचर में उसकी सीट चली जाएगी। इससे डिफेक्शन बहुत ज्यादा कम। तो फर्स्ट लॉ हो गया हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। सेकंड हमारा डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस, मतलब एफिडेविट। एफिडेविट ये सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था। मतलब एफिडेविट एक सारी इंफॉर्मेशन, एक सिंगल साइंड डॉक्यूमेंट होता है जो कि ऑफिसर को सबमिट किया जाता है। उसमें उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एक स्वॉन स्टेटमेंट होती है कि ये सारी मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मेरा कोई क्रिमिनल केस नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी के बारे में सारी चीजें होती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था। तो ये मैंडेटरी हो गया है कि हर जो भी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेगा उसको एक एफिडेविट देना होगा। लेकिन है ना, अभी भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो एफिडेविट को चेक कर पे पाए, या फिर वो हम ये कह सके कि जो भी लोगों ने जो हमारी इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन सही ही है। तो हमारे सेकंड हो गया एफिडेविट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब है हमारा फाइल एंड इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब अब ये हमारा पास किया है ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने। इन्होंने ये बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज है उनको इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है, कि भाई उनके लिए ये नेसेसरी है। अब पार्टीज ने उनके लिए ये मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये कुछ टाइम के लिए तो उनके लिए फॉर्मेलिटी होती है। तो हमने थ्री लॉज देखे, रूल्स देखे। फर्स्ट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने एंटी डिफिक्शन लॉ। सेकंड हमारा था सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट। और थर्ड हमारा इनकम टैक्स। अब हमारे कुछ और सजेशंस है, मतलब ये अभी बने नहीं है लेकिन ये सजेशंस है, ये अभी एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। मतलब जो हमारी इंटरनल अफेयर्स होते हैं या फिर जो इंटरनल इलेक्शंस हो गए या फिर मीटिंग्स हो गई, इनको रेगुलेट करने के लिए भी ये एक लॉ होना चाहिए। और जो मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स है, मतलब जो 1/3 टिकट है वो वुमेन कैंडिडेट्स को मिले, जैसे कि अभी पंचायत में हो रहा है, जो हमारी टिकट्स है वो वुमेन को मिल रही है। तो ऐसा कुछ हमारी स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी होना चाहिए। और इलेक्शंस की स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, कि गवर्नमेंट को मनी इतना ही देना चाहिए कि उनका इलेक्शन एक्सपेंस हो सके, उससे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को या फिर पार्टीज को नहीं मिलना चाहिए। तो ये कुछ सजेशन है, ये अभी एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। अब हमारी जो लोग हैं, नॉर्मल पीपल है, वो भी पार्टीज पे थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं, पेटिशंस के थ्रू, एलिगेशंस के थ्रू, या फिर जो हमारी वी कैन से उससे क्या होगा कि अगर जो वो क्या हड़तालों के थ्रू, तो इससे क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ये लगेगा कि भाई उनको है ना, तो उनको उनका जो पब्लिक सपोर्ट है वो जा रहा है, और वो अगर इन रिफॉर्म्स को सीरियसली नहीं लेंगे तो उनको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगा और वो इलेक्शंस को नहीं जीत पाएंगे नेक्स्ट टाइम। तो इसलिए हम जो नॉर्मल पीपल है वो भी हमारी पार्टीज पे प्रेशर डाल सकते हैं। और अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो तब भी इम्प्रूव हो सकती है अगर जो हमारे जो डेमोक्रेसी की पब्लिक पार्टिसिपेशन से, मतलब लोग बाग पॉलिटिक्स में जाएं, जो जिनको इस बारे में नॉलेज है, जो इसमें जाना चाहते हैं, जो अच्छा मतलब करप्शन फ्री हो, वो इसमें जाए। तो क्वालिटी, इसकी वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी क्वालिटी बढ़ सकती है। तो ये हमारा चैप्टर था पॉलिटिकल पार्टीज, ये हमारा फिनिश हो गया है। हमने इसको वन शॉट में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो देन डू कमेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स बी स्मार्टियर्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।